जब रोम जल रहा था तो नीरो सुख और चैन की बांसुरी बजा रहा था। यह कहावत रोमन सम्राट नीरो के बारे में मशहूर है। नीरो पर रोम में आग लगवाने का आरोप भी लगाया जाता है और कहा जाता है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया। नीरो को इतिहास के एक ऐसे क्रूर शासक के रूप में जाना जाता है जिसने अपनी मां, सौतेले भाइयों और पत्नियों की हत्या कराई थी और अपने दरबार में मौजूद किन्नरों से शादियां की थी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं चंदन रावत और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब मंच GICC अल्मोड़ा पर। आज हम बात कर रहे हैं रोम के सबसे अधिक डिफेम्ड एम्परर नीरो के बारे में। सन 54 ईस्वी यानी 54 AD में केवल 16 वर्ष की आयु में नीरो अपनी मां के प्रयासों से एक ऐसे साम्राज्य का बादशाह बना जिसकी सीमाएं स्पेन से लेकर उत्तर में ब्रिटेन और पूर्व में सीरिया तक फैली हुई थी। सिंहासन की भूखी उसकी मां अग्रिपीना ने महल में साजिशें और जोड़ तोड़ करके नीरो को सत्ता दिलाई थी। अग्रिपीना ने अपने अंकल सम्राट क्लैडियस से शादी की और फिर नीरो की शादी बादशाह की बेटी से कराई, जिससे वह शाही परिवार का सदस्य होने के साथ साथ राजा का उत्तराधिकारी भी बन गया, जबकि राजा का अपना एक बेटा था। ऐसा दावा किया जाता है कि अग्रिपीना ने जहरीले मशरूम या खंबिया खिलाकर सम्राट क्लॉडियस को मार डाला, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। जब नीरो ने सत्ता संभाली तो उसकी मां अग्रिपीना उसकी सबसे करीबी सलाहकार थी। यहां तक कि रोमन सिक्कों पर नीरो की तस्वीर के साथ उनकी तस्वीर भी होती थी। लेकिन सत्ता में आने के लगभग 5 साल बाद नीरो ने अपनी मां की हत्या करा दी, शायद इसलिए कि उसे अधिक शक्ति और स्वतंत्रता की हवस थी। नीरो की तरफ से अपनी मां पर किया गया हत्या का हमला का पहला प्रयास असफल रहा। नीरो ने अपनी मां को समुद्र तट पर एक समारोह में आमंत्रित किया और फिर उन्हें पानी के एक ऐसे जहाज से वापस भेजने की योजना बनाई जिसे रास्ते में ही डुबाने की साजिश बनाई गई थी, लेकिन इस हत्या के प्रयास से वह बच गई। उसके बाद नीरो ने अपनी मां पर बगावत का आरोप लगाया और लोगों को भेजकर उसकी हत्या कर दी। आखिर नीरो ने क्यों अपनी मां की हत्या कराई? प्राचीन रोम की विशेषज्ञ प्रोफेसर मारिया वैक कहती हैं कि नीरो की मां का रवैया बहुत ही हाकिमाना था। एक स्रोत के अनुसार वो अपने बेटे को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश में है। मैं इस हद तक चली गई कि अपने बेटे के साथ यौन संबंध बनाने से भी पीछे नहीं हटी। उनके अनुसार नीरो और उसकी मां के यौन संबंध होने के बारे में कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन स्रोत के अनुसार नीरो के भेजे गए जल्लाद जब अग्रिपीना के पास पहुंचे तो उसके अपने पेट की ओर इशारा करते हुए कहा कि उन्हें वहां चाकू मारा जाए जहां नीरो का पाप पल रहा है। प्रोफेसर मारिया वैक के अनुसार नीरो ने बचपन में सत्ता संघर्ष का माहौल देखा, जिसका उनके व्यक्तित्व और सोच पर गहरा प्रभाव पड़ा। जिस दौर में नीरो ने होश संभाला था, मारिया वैक ने उस दौर के बारे में कहा कि हम पहली शताब्दी के बारे में बात कर रहे हैं, जब रोमन साम्राज्य यूरोप में ब्रिटेन से लेकर एशिया में सीरिया तक फैला हुआ था।
लेकिन यह विशाल साम्राज्य अस्थिर था और एक स्वतंत्र राष्ट्राध्यक्ष सीनेट की मदद से इसे चलाता था। रोमन साम्राज्य के पहले सम्राट ऑगस्टस ने इस साम्राज्य में सत्ता में बैठे लोगों में बराबरी का एक विचार पेश किया था, प्रिंसिपिट। रोम के पहले सम्राट ऑगस्टस ने जो व्यवस्था शुरू की थी वह पीढ़ी दर पीढ़ी जूलियस क्लाडियस सीजर परिवार में ही सत्ता रखना चाहते थे। इसके परिणाम स्वरूप सत्ता हासिल करने के लिए परिवार के भीतर एक संघर्ष पैदा हुआ और सत्ता हासिल करने के लिए परिवार में शादियां, बच्चों को गोद लेना, तलाक, देश निकाला या जिलावतनी के अलावा अपने प्रतिद्वंदी को हटाने के लिए हर तरह की रणनीति का इस्तेमाल किया जाता था। रोमन साम्राज्य के दूसरे सम्राट टिबेरियस के शासनकाल के दौरान नीरो की दादी को कैद खाने में डाल दिया गया था और तीसरे राजा के शासनकाल के दौरान नीरो की मां को जिलावतन कर दिया गया था। क्लाडियस के शासनकाल के दौरान नीरो की मां की वापसी संभव हुई और उन्होंने सम्राट से, जो कि उनके अंकल भी थे, शादी करके शाही परिवार में जगह बनाई। नीरो के व्यक्तित्व और चरित्र पर बीबीसी रेडियो के एक कार्यक्रम में शामिल ब्रिटेन में साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सुषमा मलिक के अनुसार रोमन साम्राज्य के चौथे सम्राट क्लाडियस ने सन 41 से 54 ईस्वी तक शासन किया। अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में क्लाडियस अपनी पत्नियों पर बहुत अधिक निर्भर हो गए थे, जिनमें नीरो की मां अग्रिप्पिना भी शामिल थी। सुषमा मलिक के अनुसार इन पत्नियों में एक बहुत ही बदनाम महिला मुसलिना के बारे में इतिहास की किताबों में लिखा है कि उसने क्लाडियस के आसपास अपने लोगों का एक जाल बिछाया हुआ था। उनके बारे में कहा जाता है कि वह सीनेटरों के साथ शारीरिक संबंध बनाती थी और अपनी वासना को शांत करने के लिए अपने पद की भी परवाह नहीं करती थी। इतिहास से पता चलता है कि क्लाडियस उससे काफी प्रभावित था। नीरो और क्लाडियस के दौर की तुलना करते हुए सुषमा मलिक कहती है कि नीरो के शुरुआती दिनों में उनके आसपास कुछ अच्छे लोग थे, जिनमें सेनेका और अफ्रेकस ब्रूस नाम से एक प्रीफेक्ट शामिल थे। सेनेका एक दार्शनिक और नीरो के भाषणों का लेखक था। जब नीरो अपनी पहली पत्नी ऑक्टेविया से तंग आ गया तो उसने उसे जिलावतन कर दिया और उसे मारने का आदेश दिया। उसके बाद नीरो को पोपिया से प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। जब पोपिया गर्भवती थी तो नीरो ने एक दिन गुस्से में आकर उसका भी कत्ल कर दिया। नीरो के शासनकाल के पहले 5 वर्षों को रोम के लोगों के लिए स्वर्ण युग कहा जाता है। प्राचीन रोम में सीनेट प्रशासनिक और सलाहकार बॉडी थी। नीरो ने रोमन सीनेट को सशक्त बनाया, रोमन सेना को अपने साथ रखा और संतुष्ट रखा। खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन कराकर आम जनता के बीच लोकप्रियता हासिल की, लेकिन ये शुरुआती सफलताएं नीरो के शेष शासन काल के दौरान भीषण हिंसा और बर्बरता की वजह से दब गई। नीरो अपनी भूमिका के कारण इतिहास और साहित्य में बुराई और दुष्टता का एक प्रतीक बनकर रह गया है। प्रोफेसर सुषमा मलिक कहती हैं कि शुरुआती दिनों में नीरो ने सीनेट को आश्वासन दिया कि क्लाडियस के समय में जिस तरह से सीनेट को नजरअंदाज किया गया था, उनके समय में ही ऐसा नहीं होगा और राज्य के मामलों में इस संस्था के महत्व को बहाल किया जाएगा। नीरो ने यह भी आश्वासन दिया कि रोमन सेना प्रेटोरियन गार्ड को समय पर वेतन दिया जाएगा। उन शुरुआती दिनों में नीरो ने रोम के अधिकांश मामलों को सीनेट पर छोड़ दिया था। नीरो ने यह भी समझने की कोशिश की कि वो बगावत के मुकदमे नहीं किए जाएंगे जिनके जरिए सीनेट के सदस्य एक दूसरे के खिलाफ साजिश करते थे।
सुषमा मलिक कहती हैं कि अपने शासन के शुरुआती दिनों में नीरो ने सीनेट के विश्वास को बहाल करने की कोशिश की और ये विश्वास दिलाने की कोशिश की कि वह उनके और रोम के लिए एक बेहतर शासक साबित होगा। सुषमा मलिक आगे कहती हैं कि नीरो ने रोम के लोगों को खुश करने के लिए सन 54 ईस्वी में यूनान की तरह बड़े पैमाने पर खेलों का आयोजन कराया। इन खेलों में लोगों के मनोरंजन के लिए बहुत सी चीजें शामिल की गई, जैसे सर्कस वगैरह खास तौर पर शामिल हुए। ब्रिटेन के सेंट जॉन्स कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मैथ्यू निकोल्स ऐतिहासिक संदर्भों से इसकी पुष्टि करते हैं कि नीरो के शुरुआती दिनों को रोम का स्वर्ण युग कहा जाता है। उन्होंने कहा कि आधुनिक समय में जिस तरह शासक अपने शुरुआती दिनों में बहुत से ऐसे फैसले लेते हैं जिससे लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ती है, लेकिन धीरे धीरे उनके शासन करने के तरीके से उनकी लोकप्रियता खत्म हो जाती है। मैथ्यू आगे कहते हैं कि जब नीरो सत्ता में आए तो उनके सामने बहुत सारी समस्याएं थी। जब उन्होंने सत्ता संभाली तो जाहिर तौर पर प्रशासन स्थिरता के साथ चल रहा था, लेकिन सत्ता पाने के लिए परिवार के भीतर कड़ा संघर्ष भी चल रहा था और साजिशें अपने चरम पर थी। इसके अलावा सीनेट का अभिजात वर्ग था जिसे संतुष्ट रखना जरूरी था। प्रांतीय गवर्नर थे जिनके पास सेना भी होती थी और सबसे बढ़कर रोम की जनता और उनकी खेल और मेलों में दिलचस्पी थी। मैथ्यू का कहना है कि नीरो को उन सभी के हितों को संतुलित करना था और उन्हें संतुष्ट रखना होता था। इस सवाल पर कि नीरो को जो साम्राज्य मिला था और जो साम्राज्य उन्होंने छोड़ा था, क्या उसमें ज्यादा अंतर नहीं था? मैथ्यू इस बात से सहमत होते हुए कहते हैं कि यह साम्राज्य सीमाओं को लगातार विस्तार देने पर कायम था और नीरो के समय में साम्राज्य का विस्तार तो नहीं हुआ, लेकिन इसमें स्थिरता बनाए रखना भी एक बड़ी चुनौती थी। सन 64 ईस्वी में रोम जलकर राख हो गया। अफवाह यह थी कि यह आग सम्राट नीरो ने खुद लगवाई थी और बाद में यह कहा जाने लगा कि जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। आग की घटना के बारे में इतिहासकार सुषमा मलिक का कहना है कि दूसरी और तीसरी शताब्दी में कम से कम 2 इतिहासकार इस बात की पुष्टि करते हैं कि नीरो ने खुद रोम में आग लगवाई थी ताकि इसका फिर से नया निर्माण किया जा सके और नीरो अपने मशहूर गोल्डन हाउस का निर्माण कराना चाहता था। लेकिन कुछ इतिहासकार नीरो के पक्ष में तर्क देते हैं कि यह आग उसने नहीं लगवाई थी क्योंकि उसका अपना महल भी इस आग की चपेट में आ गया था। मैथ्यू के अनुसार 2 ऐतिहासिक स्रोत यह कहते हैं कि नीरो ने खुद शहर में आग लगवाई थी। उनका तर्क यह है कि जब शहर जल रहा था तो नीरो ने विशेष लिबास पहनकर गाना शुरू कर दिया था। यह बात कहां तक सही है कि रोम जब जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था, इस पर मैथ्यू का कहना है कि बांसुरी का आविष्कार 7वीं शताब्दी में हुआ था और नीरो के समय में बांसुरी थी ही नहीं। यह भी कहा जाता है कि नीरो एक वाद्य यंत्र बजाता था जिसे लायरे कहा जाता था। नीरो ने आग लगाने का आरोप अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय पर लगा दिया। सुषमा मलिक का कहना है कि टेसिटस लिखते हैं कि उस समय रोम में ईसाई समुदाय के लोगों की संख्या बहुत कम थी और आम लोगों को ईसाइयों की धार्मिक मान्यताओं के बारे में बहुत कम जानकारी थी और उनके बारे में नफरत की भावनाएं थी। इसलिए ईसाइयों पर आरोप लगाना बहुत आसान था, जिस पर आम जनता ने बहुत आसानी से विश्वास कर लिया था। नीरो ने इसके बाद ईसाई समुदाय के लोगों को आग लगाने की सजा के तौर पर जुल्म का निशाना बनाया। उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई
जंगली भेड़ियों के सामने डाला गया, रात में उनको जिंदा जलाया जाता था और जनता को नजारा देखने के लिए इकट्ठा किया जाता था। आग की इस घटना के बाद नीरो ने एक भव्य महल का निर्माण कराया। ऐसा कहा जाता है कि इसमें एक गोल्डन रूम था जिसमें शानदार फर्नीचर था और कमरे में खुशबू के लिए दीवारों के अंदर परफ्यूम के पाइप लगाए हुए थे। और इस महल के निर्माण पर भारी मात्रा में संसाधन खर्च किए गए थे, लेकिन यह कभी पूरा नहीं हो सका। एक ऐसा शहर जो राख के ढेर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, वहां के लोग इस महल के निर्माण से खुश नहीं थे, जिनसे जाहिरी तौर पर यह कहा गया था कि इसे उनके लिए खोला जाएगा और वहां खेल समारोह आयोजित किए जाएंगे। कहा जाता है कि नीरो जब भी स्टेज पर किसी दर्द भरी कहानी को पेश करते हुए नायिका का अभिनय करता था तो अपनी दूसरी पत्नी पोपिया का मास्क पहन लेता था, जिसका जाहिर तौर पर यह मकसद था कि वह उसकी हत्या की वजह से दुख और अपराध में डूबा हुआ था। 30 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते नीरो का विरोध और बदनामी बहुत बढ़ चुकी थी। सेना के समर्थन से सीनेट ने नीरो को जनता का दुश्मन घोषित कर दिया, जो एक तरह से उसकी मृत्यु का फरमान था। मतलब यह कि नीरो कहीं भी दिखाई दे तो उसे मार दिया जाए। सुरक्षा अधिकारी उसका पीछा कर रहे थे। नीरो रात के अंधेरे में भागकर शहर के बाहरी इलाके में स्थित अपने एक महल में छिप गया और उसने आत्महत्या कर ली। कहा जाता है कि जब नीरो ने खुद की जान ली तो उनके आखिरी शब्द थे क्वालिस आर्टिफिक्स पेरियो। विशेषज्ञों का कहना है कि नीरो के अंतिम क्षणों में कहे गए इन शब्दों का ठीक ठाक अर्थ निकालना मुश्किल है, लेकिन इसके कई अर्थ हो सकते हैं। मैं अपनी मृत्यु में भी एक कलाकार हूं, या फिर वो क्या ही कलाकार है जो मेरे साथ मर रहा है, या फिर कह सकते हैं मैं एक व्यापारी की तरह मर रहा हूं। नीरो के इन शब्दों का अर्थ जो भी हो, लेकिन उनके अंतिम शब्द उनके चरित्र की तरह ही नाटकीय थे। तो दोस्तों, आज ये कहानी थी रोमन सम्राट नीरो की। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का यह वीडियो और मेरे द्वारा आपके साथ नीरो के बारे में साझा की जानकारी आपके लिए लाभप्रद रहेगी। इसी तरह के अन्य वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए। आप सबका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी